हाई कोडर्स एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर हम पाइथन लैंग्वेज को कवर कर रहे होंगे। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद अगर हमारा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस की फील्ड की तरफ है तो जाकर हम मशीन लर्निंग सीखने के लिए सक्षम होंगे। या फिर अगर हम वेब डेवलपमेंट की डोमेन में बाद में जाना चाहते हैं, हम जैंगो जैसे फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो फिर हम उसे भी जाकर सीख पाएंगे। इस सीरीज के अंदर हम इस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि आज हो सकता है कि हमें एक भी लाइन ऑफ कोड लिखनी ना आती हो, बट सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम अच्छे खासे प्रोग्राम्स लिख पाएंगे। प्लस प्रोग्रामिंग के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम सीख चुके होंगे और उनको हम अप्लाई कर चुके होंगे। अब जब भी हम पाइथन की बात करते हैं, पिछले कई सालों से पाइथन हैज बीन द मोस्ट लव्ड लैंग्वेज इन द टेक इंडस्ट्री। कई सारे ऐसे अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी, कोडिंग जर्नी की शुरुआत पाइथन के साथ करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट कोडिंग विद। एंड इसीलिए हम भी अपनी कोडिंग की जर्नी की शुरुआत पाइथन के साथ कर रहे होंगे। इस पाइथन सीरीज को स्टार्ट करने के लिए देयर आर नो प्रीरिक्विजिट्स, यानी अगर आज से पहले हमने किसी और कोडिंग लैंग्वेज के अंदर कोई कोड नहीं लिखा, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम बिल्कुल जीरो लेवल के साथ चीजों को स्टार्ट कर रहे होंगे और प्रोग्रामिंग के अंदर ग्रेजुअली अपना लेवल अप करते जा रहे होंगे। अपनी सीरीज के अंदर, लेक्चर्स के अंदर हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ेंगे, पर उसके साथ में हम बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए, एंड उसके साथ में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। एंड इसके साथ में सीरीज की जितने भी स्लाइड्स हैं, नोट्स हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पाइथन सीरीज के लेक्चर 1 के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके अंदर पाइथन के अंदर इनपुट आउटपुट लेना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अपने लेक्चर 1 के अंदर कवर कर रहे होंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक हमारे पास मेरी मशीन होती है, ये मशीन हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, एंड दूसरी चीज जो हमारे पास होती है वो होता है कोड। और हम क्या करते हैं, हम कोड लिखकर एक मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसको हम एक प्रोग्राम कह देते हैं। यानी अगर मुझे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। अब कंप्यूटर को हमारी तरह हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, मराठी ये सारी भाषाएं तो समझ में नहीं आती, तो इसीलिए हम उसको पाइथन, जावा, सी प्लस, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके की भाषाओं में अपना जो काम करवाना होता है वो करने के लिए बोलते हैं। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं हम फ्रांस के अंदर गए। अगर हम फ्रांस के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर हमें फ्रेंच बोलनी पड़ेगी। अगर हम नेपाल के अंदर जा रहे हैं तो वहां हमें नेपाली बोलनी पड़ेगी। अगर मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं तो मुझे मराठी बोलनी पड़ेगी। वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आए उसमें बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिन लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर से बात करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जावा भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकती है, एंड यहां पर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम पढ़ रहे होंगे उसको हम कहते हैं पाइथन। यानी हम जितना भी कोड लिखेंगे कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, लैपटॉप से काम करवाने के लिए, बेसिकली अपनी मशीन से काम करवाने के लिए, वो सारा का सारा कोड हमारा पाइथन में होने वाला है। लेकिन इसमें भी छोटा सा ट्विस्ट है। अब मशीन को डायरेक्टली हिंदी, इंग्लिश, मराठी ये सब तो समझ नहीं आती, कंप्यूटर को डायरेक्टली पाइथन भी समझ में नहीं आती, क्योंकि पाइथन क्या है, बहुत आसान लैंग्वेज है। जावा क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, सी क्या है, बहुत आसान लैंग्वेजेस है जो हमें एज ह्यूमन समझ में आती है। कंप्यूटर्स को या मशीन को भाषा समझ में आती है 0 और 1 की, यानी मशीन सिर्फ नंबर्स को समझता है। नंबर्स को कैसे समझ पाता है, नंबर्स में भी सिर्फ 0 और 1 को, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज की फॉर्म में। यानी मशीन के अंदर हाई करंट आप पास कर दोगे, उसको वो 1 की तरह समझेगा, एंड मशीन के अंदर कोई करंट पास नहीं होगा, उसको वो 0 की तरह समझेगा। बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इसीलिए हमने तो अपना कोड पाइथन के अंदर लिख दिया जो बिल्कुल इंग्लिश जैसी लगती है, लेकिन उस कोड को मशीन को समझाने के लिए बीच में हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं फ्रांस घूमने जाऊं और मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती, तो अपने साथ में एक ट्रांसलेटर या गाइड लेकर घूमूंगी, जो क्या करेगा, मेरी इंग्लिश को या मेरी हिंदी को ट्रांसलेट कर देंगे फ्रेंच के अंदर। ऐसे ही कंप्यूटर्स को जो 0-1 की भाषा समझ में आती है, ट्रांसलेटर का काम होता है कि हमारी पाइथन लेगा और ट्रांसलेट कर देगा उस पाइथन को मशीन की लैंग्वेज में। इसीलिए पाइथन को हम एक हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ट्रांसलेटर्स का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली लो लेवल लैंग्वेजेस या फिर मशीन लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट करना। ये हमारे ट्रांसलेटर कंपाइलर्स भी हो सकते हैं, इंटरप्रेटर्स भी हो सकते हैं। तो पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर होता है जो हमारे पाइथन के कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन की फॉर्म में।
तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी मुझे अपने कंप्यूटर से, अपनी मशीन से कुछ काम करवाना होगा, मुझे उसको पाइथन का कोड लिखकर देना पड़ेगा। अब बात करते हैं पाइथन क्या होती है। पाइथन समझने से पहले उसके कुछ कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो पाइथन बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब इतने सारे सर्वेज हर साल होते हैं जिसमें बोला जाता है कि पाइथन वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेजेस है टू स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग या फिर टू स्टार्ट विद कोडिंग एज अ बिगिनर। तो बिगिनर्स के लिए अगर पाइथन में स्टार्ट करना है कोडिंग तो बिल्कुल हमें इंग्लिश जैसी लगती है, इसीलिए सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। दूसरा बोला जाता है पाइथन फ्री और ओपन सोर्स है, मतलब पाइथन को कोई भी यूज कर सकता है। अब वैसे तो इन जनरल बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्री भी होती हैं, पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पेड भी होते हैं। पर पाइथन क्या है, पाइथन फ्री लैंग्वेज है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, फ्री में मैं भी यूज कर सकती हूँ। एंड तीसरा, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है, यानी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो डायरेक्टली वो मशीन लेवल पर जाकर नहीं कर सकती, पर ह्यूमंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अब पाइथन को डेवलप किया था इन इंजीनियर ने, गाइडो वैन रोसम। पहले गूगल के अंदर काम करते थे, अब ये मेरी एक्स कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंजीनियर हैं, डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर, मतलब बहुत स्पेशल दर्जा इनको दिया गया है। तो इन्होंने पाइथन को बनाया था। एंड इसके साथ साथ पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब जो पाइथन का कोड आप अपने विंडोज में लिख सकते हैं, वो पाइथन का कोड आपका दोस्त अपने मैक ओएस के अंदर भी चला सकता है, मतलब एप्पल के कंप्यूटर के अंदर। एंड वही सेम पाइथन का कोड आपका दूसरा दोस्त अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर भी रन कर सकता है। तो पाइथन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से सेम रहती है, वो कोड भी सेम रहता है और वो कोड सारे के सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में रन कर सकता है। इसके अलावा पाइथन को यूज करके हम बहुत सारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब पाइथन को यूज करके मैं अपने डेटा साइंस में भी जा सकती हूँ, मतलब मैं मशीन लर्निंग सीख सकती हूँ, मैं एआई सीख सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं वेब डेवलपमेंट भी कर सकती हूँ, मतलब मैं वेबसाइट्स को बना सकती हूँ। तो जो बैकएंड होता है उसमें पाइथन का एक फ्रेमवर्क जैंगो नाम से उसको हम यूज कर रहे होते हैं। एंड पाइथन को यूज करके हम अपने गेम्स भी बना सकते हैं। तो पाइथन को यूज करके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है जिसको यूज करके हम डिफरेंट एरियाज ऑफ प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करते हैं और उन पर काम कर रहे होते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पाइथन के अंदर अपने पहले प्रोग्राम की। हमने बहुत बात कर ली कि पाइथन में कोड होता है, पाइथन वर्सेटाइल लैंग्वेज है, पाइथन ओपन सोर्स लैंग्वेज है, और कोडिंग और मशीन की बात कर ली। पर कोड एक्चुअली दिखता क्या है, क्या मतलब होता है जब मैं कह रही हूं कि हम कोड लिखते हैं पाइथन में, तो वो समझने के लिए हम लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर अपना पहला प्रोग्राम या पहला कोड। अब पाइथन का कोड लिखने से पहले हमें अपने सिस्टम के अंदर दो चीजों को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड उसके बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। पाइथन डेफिनेटली हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, उसके अंदर जब हम पाइथन का कोड लिखें तो वो पाइथन के कोड को पहचान सके, उसको रन कर सके, उसे एग्जीक्यूट कर सके। एंड विजुअल स्टूडियो कोड को हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ डिजिटल नोटबुक। अभी तक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जितनी भी चीजें हम लिखते आए हैं, जितनी भी पढ़ाई हम करते आए हैं, सारी हम नोटबुक्स के ऊपर करते थे। पर कोड को हम पेपर पेन से नहीं लिख सकते। कोड को लिखने का सही तरीका, उसे रन करने का सही तरीका है कि हम उसे अपने कोड एडिटर्स के अंदर लिखें। एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रीली अवेलेबल एडिटर्स आउट देयर। तो इसीलिए हम VS कोड को यूज कर रहे होंगे। अब सबसे पहले इंस्टॉलेशन के अंदर हम विंडोज के लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन देख रहे होंगे, उसके बाद हम मैक OS के लिए पाइथन का इंस्टॉलेशन देख रहे होंगे, और फिर फाइनली हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे फॉर बोथ मैक एंड विंडोज। अब विंडोज पर पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर जा सकते हैं। वी कैन गो टू क्रोम एंड वी कैन सर्च फॉर डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज। हमारे पास जो सबसे टॉप पर लिंक आएगा उस लिंक पर हमें जाना है, उस पर हमें क्लिक करना है। ये लिंक होगा python.org का। जब हम इस लिंक पर जाएंगे तो हमारे पास एक बड़ा सा येलो कलर का बटन होगा जिस पर डाउनलोड पाइथन 3.12.1 आ रहा है। अगर हम इस लेक्चर को बाद में कभी देख रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास पाइथन का वर्जन अपडेट हो गया हो और कोई लेटेस्ट वर्जन वहां पर अवेलेबल हो, तो हम चाहें तो हम कोई डिफरेंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, तब भी हमारे लेक्चर को हम पूरी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। चाहे तो हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर जो डाउनलोड्स लिखा आ रहा है वहां पर जाने के बाद हमारे पास पाइथन का ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड हमारा पाइथन डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, अपनी exe फाइल पर हम चाहें तो डबल क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो आएगी जिसमें हम रन पर क्लिक करेंगे एंड हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास विंडो के ऊपर दो चेक बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हमें हमेशा चेक करना है। इसमें सबसे पहला है एडमिन प्रिविलेजेस के लिए, जिसे हम टिक करेंगे, एंड दूसरा है python.exe के लिए, जिसे भी हमें टिक करना है। टिक करने के बाद हम अपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे एंड हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल एंड हम सिंपली अपनी इस विंडो को कर सकते हैं क्लोज। अब नेक्स्ट हम डाउनलोड करने वाले हैं पाइथन फॉर मैक OS।
मैक ओएस के अंदर अपने ब्राउजर पर हम जा सकते हैं एंड वी कैन सर्च फॉर python.org/downloads। यहाँ से जो हमारे पास येलो बटन आएगा डाउनलोड करने के लिए, उस पर हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा पाइथन का, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं और अपने पाइथन डाउनलोड को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लेक्चर को कभी बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है आपके पास और भी अपडेटेड वर्जन हो और लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल हो, तो हम चाहें तो उस लेटेस्ट वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे लेक्चर को फॉलो करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें डाउनलोड कर लेना है, हम चाहें तो डाउनलोड्स के अंदर अपने पैकेज को सेव कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा अपने पैकेज के ऊपर हम डबल क्लिक कर देंगे एंड हमारे पास हमारी इंस्टॉलेशन विंडो आ जाएगी। इंस्टॉल करने के लिए वी कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम अग्री कर देंगे। फिर हमारे पास हमारे पासवर्ड को एंटर करने वाली विंडो आएगी, इसमें हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। एंड जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो गई हम इस विंडो को कर सकते हैं क्लोज। विंडो को क्लोज करने के बाद हम चाहें तो इंस्टॉलर को कीप भी कर सकते हैं या फिर हम इसे मूव कर सकते हैं टू द बिन। अब अगर हमें वेरीफाई करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई, तो उसके लिए एक तरीका है कि हम अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं एंड टर्मिनल के अंदर वी कैन टाइप दिस कमांड python3-वर्जन। इसे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास पाइथन का जो भी करंटली इंस्टॉल्ड वर्जन है वो प्रिंट होकर आ जाएगा, जिससे वेरीफाई हो गया कि सक्सेसफुली पाइथन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। ये सेम कमांड मैक के अंदर भी वर्क करेगी एंड इस सेम कमांड को हम विंडोज के अंदर भी रन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इंस्टॉल करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड VS कोड। तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है। यहाँ पर साइट भी मैं बता देती हूँ code.visualstudio.com/download। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप विंडोज़ मशीन पर हैं, विंडोज 7, 8, 10, 11 पर, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि 64 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट है तो कौन सा डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों का जो है 64 बिट सिस्टम होता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब भी आप विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में काफी सारे ना चेक बॉक्सेस हमारे लिए आएंगे। हमें क्या करना है, इन सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको अब हम फर्स्ट टाइम खोल सकते हैं। अब मैंने एक बार सिस्टम के अंदर पाइथन एंड कोड एडिटर को इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं अब खोलने वाली हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। मैं मैक ओएस पर काम कर रही हूं तो मेरी विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो कुछ ऐसी दिख रही है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो भी आपकी विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, ऐसी सी कुछ स्क्रीन आपके लिए अपीयर होगी। ये रीसेंट वाला सेक्शन आपके पास नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है, बट आपने नया नया इंस्टॉल किया है तो आपके पास सिर्फ ये स्टार्ट वाली विंडो दिख रही होगी। अब जो भी चीजें मैं अपने मैक ओएस के अंदर करने वाली हूँ वो सारी की सारी चीजें आप अपने विंडोज पर भी कर सकते हैं। तो जो जो चीजें मैं यहाँ पर करने वाली हूँ वही सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अपने पाइथन कोड को रन करने के लिए। सबसे पहले मैं न्यू फाइल पर क्लिक करूंगी। न्यू फाइल पर जाकर मैं टेक्स्ट फाइल को क्लिक कर दूंगी, तो मेरे लिए क्या हुआ, एक टेक्स्ट फाइल बन गई है। मतलब जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर फाइल बनती है, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। यहाँ पर ये फाइल का सिंबल होता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर पर क्लिक करके मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन से फोल्डर पर हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी तक मैंने किसी फोल्डर को नहीं बनाया है। यहाँ फोल्डर कहने का मतलब है कि मेरी जो फाइल है वो कहाँ सेव हो रही है। एंड इसी पर एक्सप्लोरर पर आप दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो इस फाइल को सेव करूंगी। सेव करने के लिए मैं दबाती हूँ Command S या Control S, आप क्लिक कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर सेव एज में फाइल का नाम देने वाली हूँ। इसको मैं नाम दूंगी फर्स्ट प्रोग्राम .py। अब जितनी भी पाइथन की फाइलें हम बनाते हैं उनके लास्ट में हमें .py लिखना पड़ता है। ये फर्स्ट प्रोग्राम मेरी फाइल का नाम है एंड .py क्या है, .py एक्सटेंशन है। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट फाइल बनानी होती है तो मैं .txt लिखती हूँ, मुझे जावा फाइल बनानी होती है तो मैं .java लिखती हूँ, मुझे C++ की फाइल बनानी होती है मैं .cpp लिखती हूँ। वैसे ही अगर मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर पाइथन की फाइल बनानी है तो मैं लास्ट में .py लिखूंगी। .py करके आप या तो नया फोल्डर बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। मैं इस पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर इसको सेव करने वाली हूं। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर मुझे दिखने लग जाएगा मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम .py। ये फाइल कहां पर है, श्रद्धा खापरा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक पाइथन नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी फर्स्ट प्रोग्राम .py नाम की फाइल है और ये मेरा पाइथन का आइकन भी आ गया। तो इस फाइल के अंदर मैं एक लाइन लिखने वाली हूं। अभी इस लाइन का क्या मतलब है या जो मैं वर्ड्स लिख रही हूं उनका क्या मतलब है उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना। मैं लिखने वाली हूं प्रिंट एंड फिर मैंने लगाया डबल कोट्स एंड मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये मैंने यहां पर कर दिया है फाइल को सेव। और ये राइट साइड में आपको ये रन का बटन दिख रहा होगा, रन पाइथन फाइल, इस पर मैं क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे एक विंडो सी अपीयर होने लग गई मेरे पास, जिसमें मेरे पास ये लाइन
हेलो वर्ल्ड वैसे की वैसी प्रिंट होकर आ गई। ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक पाइथन का कोड लिख दिया है। यानी पाइथन के अंदर स्क्रीन के ऊपर, कौन सी नीचे वाली है जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है, इसके ऊपर मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना होता है, उसके लिए मैं इस लाइन को लिख सकती हूँ एंड डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज मुझे प्रिंट करवानी है उसको मैं लिख सकती हूँ। यूजुअली जब हम किसी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टार्ट करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड लिखना थोड़ा सा कस्टम है। आप जावा का प्रोग्राम लिखेंगे, C++ का लिखेंगे, किसी भी लैंग्वेज का लिखेंगे, शुरुआत हम हेलो वर्ल्ड के साथ करते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं हेलो वर्ल्ड लिखूं, मैं यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकती हूँ। तो मैंने अगर अपना नाम लिखा एंड दोबारा से अगर मैं अपने कोड को रन करूं तो इस बार मेरा नाम मेरे लिए प्रिंट हो गया। अब यहीं पर अगर मैं अपना कॉलेज लिख दूं तो यहां मैंने अपना कॉलेज लिख दिया एंड इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट किया तो मेरे पास अपना कॉलेज आउटपुट आ गया। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोग्राम पाइथन के अंदर। अब समझते हैं कि फर्स्ट प्रोग्राम के क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। हमने पाइथन के अंदर जो अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखा उसमें हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो प्रिंट होता है, ये प्रिंट पाइथन के अंदर एक फंक्शन का नाम होता है। अभी फंक्शंस क्या होते हैं, उनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसकी हमें डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली मुझे ये समझ लेना है कि मैंने कुछ कमांड दे दिया इसको। फंक्शंस का पर्पस होता है किसी काम को कंप्लीट कराना। तो इस प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करना। आप प्रिंट लिखकर यहां पर ये पैरेंथेसिस लगा देंगे एंड डबल कोट्स लगा देंगे, तो अंदर आप जो भी लिखेंगे वो वैसे का वैसा हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैं चाहूं तो इस पूरे हेलो वर्ल्ड को काटकर मैं यहां पर अपना कॉलेज लिख सकती हूं, तो पूरी स्क्रीन के ऊपर अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, तो आपका नाम भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड इसी को हम पाइथन के अंदर आउटपुट कहते हैं। आउटपुट यानी जो प्रिंट होकर मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखकर मुझे दिखाई देने लग जाए। अब किसी भी कोड के अगर हम फंडामेंटल समझने निकले तो कोई भी कोड क्या करता है, मान लेते हैं ये मैंने कोई भी कोड लिखा है, यहां पर तो हम हमेशा पाइथन का कोड लिखने वाले हैं। तो किसी भी कोड का काम होता है कि वो कुछ इनपुट लेता है और मुझे कुछ आउटपुट रिटर्न करके देता है। जैसे अगर इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझूं तो हमने गूगल सर्च किया होगा। गूगल सर्च में हम क्या करते हैं, जो भी मुझे सर्च करना होता है उसको हम टाइप कर देते हैं। मान लेते हैं मुझे न्यूज सर्च करनी है तो मैं न्यूज टाइप कर दूंगी। अब यहां पर गूगल सर्च के अंदर जो भी चीज मुझे सर्च करनी है वो एक तरीके से गूगल सर्च को मैंने इनपुट दिया है एंड जो रिजल्ट मुझे वो लाकर देगा वो मेरे लिए आउटपुट होगा। तो गूगल ने अपना कुछ कोड लिखा होगा जिसकी मदद से इनपुट लिया जाता है एंड उसके लिए आउटपुट रिटर्न होता है। तो अभी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं मेरे कोड का आउटपुट होता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे कि इस पाइथन कोड के अंदर हम और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और इनपुट किस तरीके से लिया जाता है पाइथन के अंदर। अब बात करते हैं पाइथन के कैरेक्टर सेट की। पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर मुझे पता होता है कि ए से लेकर जी तक एंड स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक मेरे पास अल्फाबेट होता है। हिंदी के अंदर मुझे पता होता है कि अ आ ई इस तरीके से हमारे जो लेटर्स हैं वो जा रहे होते हैं। वैसे ही पाइथन का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। मतलब आप इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पंजाबी का कोई लेटर ले आएंगे उसको टाइप करने की कोशिश करेंगे या फिर हम मराठी का कोई लेटर ले आएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस के लेटर्स नहीं चलते। पाइथन का फिक्स्ड कैरेक्टर सेट होता है। पाइथन के अंदर इंग्लिश का कैपिटल ए से कैपिटल जी हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लेटर्स में हम 0 से लेकर 9 तक सारे डिजिट्स को यूज कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास माइनस, प्लस, हाइफन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, बहुत सारे जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। व्हाइट स्पेसेस भी हम यूज कर सकते हैं, यानी अगर मुझे कोई ब्लैंक स्पेस देनी है, कोई टैब स्पेस देनी है तो उनको हम यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ASCII एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर जितने भी हमारे डेटा या लिटरल्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। इसके हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिक जो हमारे कीबोर्ड पर प्रेजेंट जितनी भी कीज होती हैं और इंग्लिश के अंदर जितने हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं और नंबर्स यूज करते हैं वो सारे के सारे पाइथन के अंदर वैलिड होते हैं। तो इसीलिए पाइथन को कहा जाता है कि इंग्लिश के बहुत ही करीब लैंग्वेज है। एंड इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस भी देखोगे ना तो सारी की सारा जो हम कोड लिख रहे होंगे वो बहुत सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अभी जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को देखकर ही समझ आ रहा है, चाहे किसी को कोड लिखना ना आता हो, कि इसका काम क्या है। इसका काम है प्रिंट करवाना जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसीलिए पाइथन इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ने से पाइथन के अंदर थोड़ा बहुत हम लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसके अंदर आउटपुट कैसे प्रिंट करवाना होता है। मान लेते हैं मुझे पहले तो प्रिंट करवाना है अपना नाम, तो मैं लिख दूंगी प्रिंट श्रद्धा इज माई नेम। इस तरीके से मैं सेंटेंस भी प्रिंट करवा सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकती हूँ माई एज इज 23। तो इस तरीके से आप भी अपना नाम प्रिंट करवाइए और नेक्स्ट लाइन के अंदर अपनी एज प्रिंट करवाइए। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन।
तो मेरी स्क्रीन के ऊपर पहले प्रिंट होकर आया श्रद्धा इज माय नेम, उसके बाद प्रिंट होकर आया माय एज इज 23। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम सेम लाइन के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब अगर ये सेम आउटपुट मुझे इसी ऊपर वाली लाइन के अंदर प्रिंट करवाना है तो इस पार्ट को मैं कर लेती हूँ कॉपी। मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाली लाइन में यहां पर दे दूंगी कॉमा एंड उसके बाद मैं सेकेंड लाइन को लिखने वाली हूं। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी, ये मेरी सेकंड लाइन प्रिंट होगी, बट यहां पर एक ट्विस्ट होने वाला है। जैसे ये मैं इसको सेव करके रन करूंगी, वैसे ही इस बार क्या हुआ, पहले तो ये दोनों चीजें अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रही थी, पर इस बार दोनों के दोनों सेंटेंसेस सेम लाइन के ऊपर प्रिंट हुए। तो जब हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें कॉमा से, इस वाले कॉमा से सेपरेट करके मल्टीपल चीजें लिख देते हैं तो वो सारी सेम लाइन पर प्रिंट होती है। अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पर लेके जाना है तो मुझे डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज करना पड़ता है। अब इसके अलावा पाइथन के अंदर हम नंबर्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। नंबर्स को, यानी अगर यहां मैं सिंपली बिना डबल कोट्स लिखे हुए लिखूं 23 और इसको मैं कर दूं सेव एंड रन, तो उस केस में क्या हुआ, 23 मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा। उसी तरीके से मैं प्रिंट करवा सकती हूँ 25 या 35। इसको दोबारा करते हैं सेव एंड रन, तो इस बार मेरे लिए 23 एंड 35 दोनों प्रिंट होकर आ जाएंगे। एंड इसके साथ साथ मैं नंबर्स को प्लस और माइनस करके भी प्रिंट करवा सकती हूँ, यानी 35 प्लस 23 अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो इसको मैं कर सकती हूँ सेव एंड रन। तो फर्स्ट लाइन में मेरे पास 23 प्रिंट हुआ है वैसे का वैसा, सेकेंड लाइन में इन दोनों का सम मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा विच इज 58। तो इस तरीके से डिफरेंट सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस सारे ऑपरेशंस करना भी अलाउड होता है पाइथन के अंदर। अब ये तो मैंने सीख लिया कि पाइथन के अंदर बेसिक चीजें प्रिंट कैसे करवाती हैं। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। अब अगर यहां पर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ते थे जब छोटे होते थे। मान लेते हैं मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसकी एक लेंथ है a के बराबर एंड दूसरी साइड है b के बराबर। अब अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मैं क्या करती थी, मैं a मल्टीप्लाइड बाई b करती थी। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं 2 इंटू a प्लस b करती थी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर मुझे कोई स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर के अंदर अगर एक साइड a है तो मुझे पता है दूसरी साइड भी मेरे पास a ही होने वाली है एंड इसका जो एरिया होगा वो होगा a मल्टीप्लाइड बाय a। अब हो सकता है ये स्क्वायर किसी भी साइज का हो, मतलब a की वैल्यू 5 भी हो सकती है तो a की वैल्यू 10 भी हो सकती है, a की वैल्यू 50 भी हो सकती है, a की वैल्यू 100 भी हो सकती है। वैसे ही जैसे जैसे मैथ के सवाल होते थे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ चेंज होती रहती थी, उस हिसाब से मेरे पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला था जिसमें मैं वैल्यूज को चेंज कर सकती थी। तो मैथ के अंदर ये जो a है, ये जो b है, ये वाला जो a है, इन सबको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। वेरिएबल का मतलब ही इंग्लिश के अंदर होता है जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जैसे हम मैथ के अंदर वेरिएबल्स को यूज करते थे वैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं नेम इज इक्वल टू श्रद्धा, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम और उसके अंदर श्रद्धा वाली वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया है। तो ये तो मेरे वेरिएबल का नाम है एंड ये उसकी वैल्यू है। हम हमेशा लिखते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू माई वैल्यू। जैसे मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 23, तो मेरे पास एज हो गई है मेरा वेरिएबल एंड उसकी वैल्यू हो गई है मेरे पास 23। अब हो सकता है एक साल बाद एज बढ़ जाए, हो सकता है क्या, ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो कल को अगर एज 23 की जगह 24 होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसी एज वेरिएबल के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। उसके 2 साल बाद 24 से 26 हो गई तो इसी एज वेरिएबल के अंदर चेंजेस हो जाएंगे और यहां पर नई वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी। जैसे मैंने प्राइस लिया तो प्राइस के अंदर मैं 25.99 इस तरीके का प्राइस स्टोर करवा सकती हूँ। तो ये मेरी वैल्यू है एंड ये प्राइस मेरे लिए मेरा वेरिएबल बन जाएगा। जब भी हम वेरिएबल्स लिखते हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। यानी अगर मैं इमेजिन करूं तो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी कुछ इस तरीके की दिखती होगी जैसे हमारे खाली प्लॉट होते हैं। अब वेरिएबल स्टोर कराने का मतलब है उन खाली प्लॉट्स में से आपने एक प्लॉट उठाया और उस पर घर बना दिया। जैसे कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से हम अपनी मेमोरी को विजुअलाइज कर सकते हैं जिसमें काफी सारी खाली जगह है। अब जैसे ही मैं एक वेरिएबल बनाती हूं, मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है श्रद्धा, तो कोई भी एक रैंडम मेमोरी कंप्यूटर के अंदर सेव हो गई जिसका नाम मैंने दे दिया नेम और इसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू स्टोर करवा दी। क्या वैल्यू स्टोर करवाई, श्रद्धा वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी। तो ये जो जगह थी मेमोरी के अंदर ये रिजर्व्ड हो गई, ये फिक्स्ड हो गई कि यहां पर ये वाला वेरिएबल जो है आकर स्टोर हो गया। तो इसीलिए जब मैं अपने पाइथन के प्रोग्राम में कभी भी नेम लिखूंगी तो पाइथन के प्रोग्राम को पता होगा कि मैं कौन से नेम की बात कर रही हूं। नेम का मतलब है कि उसके अंदर वैल्यू श्रद्धा स्टोर्ड है। तो अगर मुझे अब अपना नाम प्रिंट करवाना है तो मैं सिंपली प्रिंट करवा सकती हूँ नेम। अगर मैं प्रिंट करवाकर इस तरीके से नेम लिखूंगी
लिखूंगी तो क्या होगा, मेरे लिए श्रद्धा वाली वैल्यू जो है मेरी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगी। तो कल को अगर मैं इस नेम को चेंज करके कुछ और भी कर देती हूं तो अगली बार नेम प्रिंट करवाऊंगी तो वो नई वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी। वैसे ही अगर मैंने दूसरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, अगर मैंने एज इज इक्वल टू 23 लिखा है तो इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर कोई एक रैंडम जगह है जहां पर एज उस जगह का नाम हो गया है एंड उसके अंदर वैल्यू 23 अब जाकर स्टोर हो गई है। एंड सेम तरीके से अगर मैंने प्राइस इज इक्वल टू 25.99 लिखा है तो मतलब मेमोरी के अंदर एक रैंडम जगह है जिसका नाम प्राइस हो गया है एंड उसके अंदर वैल्यू 25.99 जाकर स्टोर हो गई है। तो इस तरीके से मेरे वेरिएबल्स यूज होते हैं मेमोरी के अंदर। अब कल को हो सकता है कि मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूं, मतलब अगर मैंने एज को कर दिया 24 के इक्वल तो क्या होगा, एज वेरिएबल तो वहीं रहेगा, बस अंदर जो वैल्यू है वो 23 हटकर अब ये वैल्यू हो जाएगी 24 के इक्वल। तो अगली बार जब हम एज की बात कर रहे होंगे तो हम इस नई वैल्यू की बात कर रहे होंगे जो मेरे एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। एक बार हम वेरिएबल्स को कोड में लिखकर देखते हैं कि एक्चुअली कोड में यूज कैसे होते हैं। तो मैंने अपनी पाइथन की फाइल बनाई हुई है, अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाली हूँ। मतलब जैसे ही मैं लिख दूं नेम इक्वल टू और फिर मैं लिखने वाली हूँ डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया अपना नाम। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगी एज इक्वल टू, फिर मैंने अपनी एज लिख दी। उससे अगली लाइन में मैं लिखने वाली हूँ प्राइस इज इक्वल टू 25.99। तो इस तरीके से ये नेम इज इक्वल टू श्रद्धा करके मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है श्रद्धा। एज इज इक्वल टू 23 करके एज मेरा वेरिएबल है, प्राइस इज इक्वल टू 25.99 करके प्राइस मेरा एक वेरिएबल है। यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा इसके अंदर तो मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होता है कि आप किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को या फिर मिक्स ऑफ वर्ड्स को, मल्टीपल वर्ड्स को अगर प्रोग्राम के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अब चाहे तो हम सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, पर यूजुअली बाय कन्वेंशन हम डबल कोट्स को यूज कर रहे होंगे। तो डबल कोट्स के अंदर हम जो चीजें लिखते हैं वो वैसी की वैसी रहती है। तो यहां मैंने श्रद्धा लिख दिया तो श्रद्धा वैसे का वैसा रहेगा। अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं तो श्रद्धा को हटाकर ये डबल कोट्स हटा दूं तो वो गलत हो जाएगा। ये पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से, मतलब पाइथन के रूल्स के हिसाब से गलत हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रिंग को लिखना है, किसी वर्ड सेंटेंस को लिखना है तो डबल कोट्स के अंदर ही हमें लिखना पड़ेगा। वैसे ही 23 एक नॉर्मल नंबर है, इंटीजर नंबर है। 25.99 एक फ्लोटिंग वैल्यू है, मतलब इसके अंदर डेसिमल आ गया। हम यहाँ पर 26.99 भी कर सकते थे, 26.2 भी कर सकते थे, 25.00 भी कर सकते थे। तो इस तरीके से मल्टीपल वेरिएबल्स मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर लिए हैं। अब इन वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करूं, यूजुअली जब हम प्रिंट करते थे तो मैं कहती थी कि हम डबल कोट्स लिख देंगे और नेम लिख देंगे। तो एक बार ये जो हमने कोड लिखा है इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद क्या हुआ, मेरी स्क्रीन के ऊपर नेम प्रिंट हो गया, पर मुझे नेम नहीं प्रिंट करवाना, मुझे तो श्रद्धा प्रिंट करवाना था जो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर था। तो अगर हम डबल कोट्स लिखकर कोई भी चीज लिखते हैं ना प्रिंट में तो वो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ नेम लिखें, यहाँ पर अगर मैं एज लिखकर अगर मैं सेव करवाऊं, प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास एज ही प्रिंट हो जाएगा, पर मुझे तो एज की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो जब भी मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी होती है मैं इन डबल कोट्स को हटा देती हूँ। और अब अगर मैं एज लिखूं और इस कोड को रन करूं तो मेरे पास मेरी एज 23 प्रिंट हो गई। उसी तरीके से अब अगर मैं सिर्फ नेम लिखकर इसको रन करूं तो मेरे पास मेरा नेम श्रद्धा प्रिंट हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर प्राइस सेव करके रन करूं तो मेरे पास मेरा प्राइस 25.99 प्रिंट हो गया। तो जब भी मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू यूज करनी होती है तो मैं सिंपली वेरिएबल का नाम लिखती हूँ। वहां पर मैं डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कोट्स को यूज नहीं कर रहे होते क्योंकि कोट्स स्ट्रिंग्स के लिए यूज होते हैं। अब क्या करते हैं, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में प्रिंट करते हैं। मतलब मैं प्रिंट करने वाली हूं माई नेम इज, यहां पर मैंने लगाया कोलन एंड उसके बाद मैं लिखूंगी कॉमा। कॉमा करके मैं श्रद्धा को सेम लाइन पे प्रिंट करवाना चाहती हूं तो मैं लिख दूंगी नेम। उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखूंगी माई एज इज कोलन एंड दोबारा से कॉमा करके मैंने यहां प्रिंट करवा दिया एज। प्राइस को हम अभी के लिए स्किप कर देते हैं, इसको करते हैं एक बार सेव एंड नाउ रन। रन करके आउटपुट में आया माई नेम इज कोलन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये तो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने कॉमा करके नेम लिख दिया तो नेम के अंदर जो वैल्यू थी वो मेरे पास प्रिंट होकर आ गई। उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन के अंदर माई एज इज तो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया एंड उसके बाद एज जो है वो 23 मेरे पास वैल्यू की फॉर्म में प्रिंट होकर आ गई। तो इस तरीके से हमारे वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं अपने पाइथन कोड के अंदर। अब वेरिएबल्स के बारे में एक और चीज, मैथ के अंदर अगर मैं लिखती हूं a इज इक्वल टू b तो इसका मतलब होता है a और b दोनों बराबर हैं, पर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर अगर मैंने एज इज इक्वल टू 23 लिखा है इसका मतलब मैं राइट साइड से वैल्यू उठाकर लेफ्ट साइड ले जाने की कोशिश कर रही हूं। मतलब राइट में 23 की वैल्यू जाकर एज के अंदर स्टोर हो रही है।
उसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखूं एज इज इक्वल टू 25, तो राइट साइड की वैल्यू उठकर लेफ्ट साइड की तरफ जाकर स्टोर होती है। तो इसको कहते हैं असाइनमेंट रूल। ये इक्वल टू का जो साइन होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं या असाइनमेंट कहते हैं। असाइन होना यानी वैल्यू जाकर स्टोर हो जाना। तो एज इज इक्वल टू 25 लिखने का मतलब होता है 25 वाली वैल्यू जाकर एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई। अब पाइथन के अंदर एक तो है कि मैं वेरिएबल लिख दूं इज इक्वल टू समथिंग लिख दूं। उसके अलावा अगर मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाती हूं एज 2, तो इसके अंदर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू ही असाइन कर सकती हूं। मतलब अगर मैंने एज 2 इज इक्वल टू एज लिख दिया तो इसका मतलब एज के अंदर जो भी वैल्यू है अब वो जाकर एज 2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो एज 2 को अगर मैं प्रिंट करवाऊं, यहां पर इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं और फर्स्ट लाइन में मैं सिर्फ प्रिंट करूंगी एज 2 को। इसको मैंने किया रन, तो एज 2 में प्रिंट हुआ 25। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एज के अंदर 25 स्टोर था। अब एज की वैल्यू मैंने एज 2 के अंदर असाइन कर दी तो एज 2 के अंदर भी 25 आ गया। तो जब मैंने एज 2 को प्रिंट करवाया तो मेरे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आया 25। अब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स हमारे नेम्स होते हैं। ये हमारे वेरिएबल के भी नेम हो सकते हैं। वेरिएबल नेम यानी जो मैंने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू श्रद्धा लिखा, इसके अंदर ये जो नेम है ये मेरे वेरिएबल का नाम है और ये उस वेरिएबल की वैल्यू है। यहाँ पर जो मैंने एज इज इक्वल टू 23 लिखा, उसमें एज मेरे वेरिएबल का नाम है और 23 उसकी वैल्यू है। तो ऐसे जितने भी हम वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। जो हमारा वेरिएबल का नाम है उसमें अपर केस लोअर केस लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है। यानी वेरिएबल के नाम के अंदर मैं ए से लेकर स्मॉल जी तक कोई भी लेटर यूज कर सकती हूँ, कैपिटल ए से कैपिटल जी तक भी कोई भी लेटर यूज कर सकती हूँ, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकती हूँ एंड उसके साथ साथ अंडरस्कोर यूज कर सकती हूँ। पर वेरिएबल के नाम में मैं परसेंटेज, @ इस तरीके के सिंबल्स को यूज नहीं कर सकती। दूसरा रूल कहता है, जैसे इसके एग्जाम्पल है कि मैंने अपने वेरिएबल को माई वेरिएबल नाम दे दिया, ये वेरिएबल _1 दे दिया, वेरिएबल फॉर प्रिंट, ये सारे के सारे वैलिड नाम है। इसके अलावा जो आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर मेरे वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, आगे जाके हम फंक्शन पढ़ेंगे तो मेरे फंक्शंस के नाम भी हो सकते हैं एंड और भी जगह जहां भी मुझे नाम लिखने होते हैं चीजों के, जैसे वेरिएबल के नाम हो गए, वहां पर इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। दूसरा है कि आइडेंटिफायर जो भी होता है यानी वेरिएबल का नाम, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब आप इस तरीके से 1 वेरिएबल लिखें या वेरिएबल 1 लिखें, ये तो वैलिड है बट ये वाली चीज वैलिड नहीं है क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में डिजिट आ गया। डिजिट बाद में आ सकता है पर स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आ सकता। तो जैसे वेरिएबल 1 वैलिड है और 1 वेरिएबल इज नॉट वैलिड। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स हो गए, जैसे हैश हो गया, @ हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर का साइन हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, इस तरीके के सिंबल्स हम आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते। एंड आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ, यानी मैं चाहूं तो अपने वेरिएबल का नाम बड़ा सा भी रख सकती हूं। मैं अपने वेरिएबल का नाम दिस इज माई पाइथन वेरिएबल, इतना बड़ा नाम भी मेरे पाइथन वेरिएबल का होगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा पाइथन के अंदर। लेकिन क्योंकि हम अच्छे प्रोग्रामर्स हैं और जब भी हम कोड लिखते हैं सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमने सही कोड लिखा जो चल जाए, ये भी जरूरी है कि हमारा कोड दिखने में कितना सुंदर है, मतलब कितना प्रेजेंटेबल है और कितना आसानी से दूसरे लोग उसको पढ़कर चीजें समझ सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे प्रोग्रामर की, एक अच्छे कोडर की पहचान ये होती है कि उनके वेरिएबल्स के नाम सिंपल, शॉर्ट एंड मीनिंगफुल होते हैं। यानी एक तो सिंपल हो, ये जो नाम है ये ना सिंपल है ना शॉर्ट है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम भी हमें नहीं रख देना कि पता नहीं, जैसे मैं XYBDE, अब ये एक वैलिड वेरिएबल नाम है बट ये बिल्कुल भी सिंपल नाम नहीं है। सिंपल नाम क्या होगा? जैसे मैं किसी वेरिएबल को एज नाम दे दूं, किसी वेरिएबल को नेम नाम दे दूं, किसी वेरिएबल को काउंट नाम दे दूं, किसी वेरिएबल को सम नाम दे दूं, ये सारे के सारे सिंपल हैं, ये सारे के सारे शॉर्ट भी हैं। लंबे नाम जबरदस्ती हमें नहीं देने होते एंड मीनिंगफुल हैं। अब इस नेम वेरिएबल को ही पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि इसके अंदर नेम स्टोर्ड है, एज को पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है इसके अंदर एज स्टोर्ड है, सम को पढ़ के इसका मीनिंग समझ में आ रहा है इसके अंदर सम स्टोर्ड है, काउंट को पढ़ के समझ में आ रहा है कि इसके अंदर काउंट स्टोर्ड है। तो इसीलिए जितने भी हमारे आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स के नाम होते हैं उनको हमें मीनिंगफुल रखना होता है, शॉर्ट रखना होता है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड रखना होता है। अब इसके अलावा एक और स्पेशल चीज होती है वेरिएबल्स के बारे में। जैसे यहां पर हमने कोड के अंदर काफी सारे वेरिएबल्स यूज किए, यहां मैंने नेम यूज किया, एज यूज किया, प्राइस यूज किया। अब मैं एक चीज आपको प्रिंट करके दिखाने वाली हूं। मैं यहां पर प्रिंट करने वाली हूं टाइप, मैं लिखूंगी टाइप और उसके अंदर लिख दूंगी नेम। नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट करवाने वाली हूं टाइप, उसके अंदर लिख दूंगी मैं एज। उसकी अगली लाइन पे मैं प्रिंट करवाने वाली हूं टाइप एंड उसके अंदर मैं लिख दूंगी प्राइस।
अब मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, मैं उसका टाइप प्रिंट करवा रही हूँ, एज का टाइप प्रिंट करवा रही हूँ, प्राइस का टाइप प्रिंट करवा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे दीदी वेरिएबल्स के अंदर टाइप का क्या मतलब है, तो एक बार ये प्रिंट होगा तो भी समझ में आएगा। यहां पर मेरे पास प्रिंट हुआ है फर्स्ट लाइन में टाइप ऑफ नेम। टाइप ऑफ नेम क्या कह रहा है, क्लास str। फिर प्रिंट कर रहा है टाइप ऑफ एज। टाइप ऑफ एज में कह रहा है क्लास int। फिर प्रिंट कर रहा है टाइप ऑफ प्राइस। टाइप ऑफ प्राइस में प्रिंट होकर है क्लास float। इसको हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं, string, स्ट्रिंग की तरह पढ़ते हैं, वैसे str ही होता है। इसको हम int की तरह पढ़ते हैं, इसको हम फ्लोट की तरह पढ़ते हैं। पाइथन क्या करता है, पाइथन जैसे ही आपने किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू लिख दी, पाइथन उसका टाइप फाइंड आउट कर लेता है। जैसे इस नाम के अंदर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्ट्रिंग वर्ड भी हो सकता है, स्ट्रिंग सेंटेंस भी हो सकता है, स्ट्रिंग पैराग्राफ भी हो सकता है। बेसिकली जो भी चीजें हम इंग्लिश के अंदर लिख रहे होते हैं वो सारी की सारी हमारी स्ट्रिंग का पार्ट बन जाती है। तो नेम जो है उसका टाइप इसने प्रिंट करवा दिया कि स्ट्रिंग है, पाइथन ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया, आपको बताना नहीं पड़ा अलग से। एज जो है उसमें आपने 25 स्टोर करा दिया, तो पाइथन ने डिटेक्ट कर लिया कि उसके अंदर जो वैल्यू है उसका टाइप है इंट, यानी इंटीजर वैल्यू है कोई। अगर मैं यहां पर -25 भी करती, यहां पर अगर मैं -25 करूं, इसको सेव करके दोबारा रन करूं, तो भी इंट ही प्रिंट होगा, यानी इंटीजर वैल्यू जो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एंड ये जो 25.99 है इसमें टाइप में प्रिंट करवाया है फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोट यानी जिसके अंदर डेसिमल्स आ जाते हैं। तो पाइथन ऑटोमेटिकली हमारी जो टाइप होता है वैल्यूज का उसको डिटेक्ट कर लेता है। और ये जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं डेटा टाइप, यानी डेटा का टाइप। जो भी तरीके का हमने वेरिएबल में डेटा स्टोर करवाया है उसके अलग अलग टाइप होंगे, एंड उस हिसाब से पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन के अंदर प्राइमरीली जिन डेटा टाइप्स को हम पढ़ते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे पास स्ट्रिंग, एक होते हैं हमारे पास फ्लोट, एक होते हैं हमारे पास बूलियन, एक होता है हमारे पास नन। तो हम इन प्राइमरी डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं पाइथन के अंदर। अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो पाइथन के अंदर इंटीजर डेटा टाइप होता है जिसमें हमारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है, नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं एंड जीरो आ जाता है। ये सारी की सारी होल वैल्यूज हैं, मतलब -5.9 नहीं आएगा इसके अंदर, पर -5 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, -25 आ जाएगा एंड जीरो आ जाएगा। ये सारे के सारे हमारे वैलिड इंटीजर्स हैं। एंड इस टाइप के लिए हमारे पास प्रिंट होकर आता है इंट, तो हम इसको इंट टाइप कहते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारे पास स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप के अंदर हम कोई सेंटेंस या वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अगर मैंने हेलो लिख दिया तो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अब स्ट्रिंग्स को हम सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब जिसके अंदर हम ये यूज करते हैं, ये हमारे सिंगल कोट्स हो जाते हैं। इसको हम डबल कोट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं एंड इसको हम ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मुझे स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं तीनों तरीके से अपनी स्ट्रिंग को लिखकर प्रिंट करवा सकती हूँ। जैसे कोड के अंदर अगर मैं लिखना चाहूं नेम इज इक्वल टू, या इसको कहते हैं name1 इज इक्वल टू SK, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूं। मैं चाहूं तो name2 इज इक्वल टू, यहां पर सिंगल कोट्स के साथ मैं SK लिखवा सकती हूं, और मैं चाहूं तो ट्रिपल कोट्स के साथ इस तरीके से SK भी लिख सकती हूं। अब इन तीनों को हम प्रिंट करवा सकते हैं। मैं प्रिंट करवा दूंगी name1, नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा दूंगी name2 एंड इससे नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवा दूंगी name3 को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो रन करके तीनों स्ट्रिंग की जो सेम वैल्यूज थी वो मेरे पास प्रिंट होकर आ गई। मतलब मेरी जो स्ट्रिंग है उसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सिंगल कोट से भी कर सकती हूँ, ट्रिपल कोट से भी कर सकती हूँ, बट यूजुअली हम प्रेफर करेंगे कि सारी की सारी स्ट्रिंग्स को हम डबल कोट से प्रिंट करवा रहे हो। तो इस तरीके से सेकंड डेटा टाइप जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसके अलावा हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप भी होता है। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँ 3.99 या 2.5 या फिर 9.0, तो ये सारी की सारी मेरी फ्लोटिंग वैल्यूज हो जाएंगी। एंड चौथा डेटा टाइप होता है मेरे पास बूलियन टाइप। बूलियन के अंदर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, एक वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू, एक वैल्यू होती है हमारे पास फॉल्स। जैसे मैथ के अंदर ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, वही सेम मतलब पाइथन के अंदर बूलियन वैल्यूज का होता है, यानी ट्रू एंड फॉल्स। जैसे अगर मैंने लिखा है एज इज इक्वल टू 23 और फिर मैं लिख रही हूं ओल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, तो इसका मतलब है कि मेरा एज जो वेरिएबल है वो तो इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का, और मेरा ओल्ड वेरिएबल बूलियन टाइप का है, क्योंकि इसके अंदर मैंने फॉल्स वैल्यू स्टोर कराई है। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम ट्रू या फॉल्स लिख रहे हो उसके अंदर टी कैपिटल टी होता है एंड एफ कैपिटल एफ होता है। अगर हम इसको स्मॉल लिख देंगे तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी। तो कैपिटल एफ एंड कैपिटल टी के साथ हम बूलियन वैल्यूज को लिख रहे होते हैं। एंड फिफ्थ जो डेटा टाइप होता है हमारे पास वो होता है हमारा नन डेटा टाइप। नन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जहां पर हम कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराना चाहते। तो अगर मैंने
किसी भी रैंडम वेरिएबल a के अंदर लिख दिया नन, तो इसका मतलब है कि a को अभी कोई वैल्यू नहीं दी गई, इसके अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। एक बार क्या करेंगे, बूलियन वेरिएबल एंड एक नन वेरिएबल को भी बनाकर देख लेते हैं कोड के अंदर। मैं क्या करूंगी, एक सिंपल सा वेरिएबल लेने वाली हूं, एज इज इक्वल टू 23 लिखूंगी एंड नेक्स्ट लाइन में लिखने वाली हूं ओल्ड इज इक्वल टू फॉल्स एंड उसकी अगली लाइन में a इज इक्वल टू नन। अब मैं प्रिंट करवाने वाली हूं टाइप ऑफ ओल्ड एंड नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दूंगी टाइप ऑफ a। इसको कर लेते हैं सेव। अब ये जो टाइप है ये भी एक फंक्शन है, बट फंक्शंस के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, इसीलिए मैं इस टाइप को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही कि कैसे टाइप और ये ओल्ड लिखने से इसका टाइप प्रिंट हो रहा है। जब हम फंक्शंस वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही मैंने टाइप ऑफ ओल्ड प्रिंट किया, ओल्ड के अंदर क्या है, बूलियन वैल्यू है, तो बूलियन वैल्यू है तो यहाँ प्रिंट हो गया बूल, एंड a के अंदर नन है तो इसके लिए नन टाइप प्रिंट हो गया कि कोई इसके अंदर वैलिड वैल्यू नहीं है। अब इसके अलावा यहीं पर फॉल्स की जगह अगर मैं स्मॉल f कर देती तो उस केस में मेरे पास एरर आ जाता। स्मॉल t करके अगर मैं ट्रू लिख दूं तो भी उस केस में एरर आएगा, बट अगर कैपिटल T के साथ ट्रू लिख दूं तो एरर नहीं आएगा, बिल्कुल सही मेरा कोड रन कर जाएगा। तो इसको मैं दोबारा रन कर सकती हूँ एंड इस बार सेम वैल्यूज मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स काम करते हैं हमारी पाइथन लैंग्वेज के अंदर। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिनका फिक्स्ड मतलब होता है। अब मुझे पता है डिक्शनरी के अंदर अगर एप्पल लिखा हुआ है तो उसका एक फिक्स्ड मीनिंग होगा, वैसे ही पाइथन की एक छोटी सी डिक्शनरी है जिसमें कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनको स्टोर कर लिया गया है। रिजर्व्ड वर्ड्स के अंदर पाइथन में हमारे पास ये सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, यानी एंड हमारा एक रिजर्व्ड वर्ड है, एज, असर्ट, ब्रेक। यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि ट्रू हमारे लिए एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, या नन हमारे लिए एक रिजर्व्ड वर्ड होता है, या फॉल्स हमारे लिए एक रिजर्व्ड वर्ड होता है। यानी ये फॉल्स, ये नन, ये ट्रू, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स का एक और मीनिंग भी होता है कि कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं बना सकते। मतलब कल को आप अपने वेरिएबल का नाम लैम्डा नहीं रख सकते, कल को हम अपने वेरिएबल का नाम रिटर्न या वेरिएबल का नाम ट्रू नहीं रख सकते। ये जो वर्ड्स हैं ये सिर्फ जो इनका मीनिंग है पाइथन के अंदर उसी मीनिंग के लिए यूज हो सकते हैं, किसी और काम के लिए हम इन वर्ड्स को पाइथन के अंदर यूज नहीं कर सकते। मतलब ट्रू का काम या फॉल्स का काम या नन का काम सिर्फ वही रहेगा जिस काम के लिए पाइथन ने इनको रिजर्व किया है। अब ये यहाँ पर काफी सारे एक साथ हमें कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, पर इनकी टेंशन नहीं लेनी कि हम इन सारों को कैसे याद रखेंगे। जैसे जैसे हम जितना ज्यादा पाइथन के पार्ट्स कवर करेंगे इन सारे कीवर्ड्स को हम एक एक करके कवर कर लेंगे। जैसे अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि फॉल्स, नन और ट्रू, क्योंकि इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं तो इनके मतलब हमें ऑलरेडी पता चल गए हैं, और अब ये भी पता चल गया कि ये तीनों कीवर्ड्स है तो इनके नाम हमें वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं करने। वैसे ही धीरे धीरे जैसे हम और पाइथन पढ़ेंगे वैसे ही हमें सारे सारे कीवर्ड्स के नाम याद हो जाएंगे, इसीलिए अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ ये हमें अपने आप याद होने वाले हैं। अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि पाइथन हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। काफी सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होती, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है कि पाइथन के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग हैं। जैसे एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस। अगर आप डीबीएमएस नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर कहीं भी, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती। मतलब उसके अंदर आप कैपिटल ए लिखो या स्मॉल ए लिखो सब बराबर है, बट पाइथन वैसी लैंग्वेज नहीं है। पाइथन के अंदर अगर आपने लिखा कैपिटल एप्पल एंड लिखा स्मॉल एप्पल तो ये अलग वेरिएबल है एंड ये अलग वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम नहीं है। तो यहां पर कैपिटल क्या है मतलब अपर केस क्या है और स्मॉल क्या है लोअर केस क्या है, वो दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो इसीलिए जब भी हम कीवर्ड्स को लिखते हैं पाइथन के अंदर तो हमें ये याद रखना है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। इसीलिए मैंने बताया था कि जब भी हम ट्रू लिख रहे हैं तो उसमें शुरुआत वाला लेटर कैपिटल ही रहेगा, जब हम फॉल्स लिख रहे हैं तो शुरुआत वाला एफ कैपिटल होगा, जब हम नन लिख रहे हैं तो उसके अंदर शुरुआत वाला एन कैपिटल होगा, नहीं तो पाइथन हमें एरर दे देगा। तो इसीलिए जब हम फर्स्ट टाइम आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, हम फर्स्ट टाइम डेटा टाइप्स को यूज कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखना है कि जैसी चीजें मैं लिखवा रही हूं कोड के अंदर वैसी एक एक लेटर सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास एरर्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या करना है, पाइथन के अंदर प्रिंट करना है सम ऑफ टू नंबर्स, यानी इसके लिए मुझे कोड लिखना है। अब अगर मुझे दो नंबर्स के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी है फिर उनका सम प्रिंट करना है, तो उसके लिए लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक ये रहेगा कि पहले तो मैं दो नंबर्स बना लूं। मान लेते हैं मेरा पहला नंबर है ए और मेरा दूसरा नंबर है बी। ए के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ 2 के इक्वल, बी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ 5 के इक्वल। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन होगी, ये मेरी सेकंड लाइन होगी कि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी जिसके अंदर वैल्यू 2 और 5 है। अब मुझे अगर इनका सम स्टोर करवाना है तो पहले तो मैं इनका सम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो जैसे मैथ के अंदर कैलकुलेशन होती है वैसे ही पाइथन के अंदर कैलकुलेशन होती है, यानी मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना सकती हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस
बी के इक्वल। तो डायरेक्टली क्या करेगा पाइथन, पहले तो ए की वैल्यू ले लेगा 2 एंड फिर बी की वैल्यू ले लेगा 5, दोनों को ऐड करेगा 7 एंड सम के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देगा 7 के इक्वल। एंड उसके बाद अगर मुझे सम को प्रिंट करवाना है तो मैं लिख सकती हूँ प्रिंट सम को। तो ये 4 लाइनों का मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, जिस प्रोग्राम में मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी एंड इन दोनों का मैं सम कैलकुलेट कर रही हूँ एंड उसको मैं प्रिंट करवा रही हूँ। तो इसको एक बार पाइथन के कोड के अंदर लिखते हैं। ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है a इज इक्वल टू 2, दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया है b इज इक्वल टू 5, तीसरा वेरिएबल मैं बना रही हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ अपने सम को। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रन। तो मेरे पास प्रिंट होकर आया है 7। तो पाइथन ने क्या किया, डायरेक्टली 2 + 5 यानी सम के अंदर स्टोर करवा दिया 7 को एंड उसी चीज को हमने कर दिया है प्रिंट। यहीं पर अगर मेरे पास 1000 होता और बी के अंदर मेरे पास 500 होता तो उस केस में मेरे पास अलग सम प्रिंट होकर आता। इस बार प्रिंट होकर आया 1500, मतलब 1000 + 500 इज इक्वल टू 1500। और यहीं पर अगर मुझे सम नहीं कैलकुलेट करने को बोलते, डिफरेंस बोलते कि a - b कैलकुलेट करो, तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकती थी a - b एंड उसके बाद मैं इसको रन करवाती तो मेरे पास प्रिंट हो जाता 500, मतलब 1000 - 500 इज इक्वल टू 500। तो सम की जगह इस वेरिएबल को मैं नाम दे देती डिफरेंस। तो यहां पर बेसिकली मैंने प्रिंट करवाया है अपने डिफरेंस को विच इज इक्वल टू 500। तो इस तरीके से अगर मुझे पाइथन का कोई बेसिक कोड लिखना होता है तो उसको इस तरीके से हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं एंड इस तरीके से हम अपने आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए अपने कोड के अंदर कुछ इंग्लिश लिखनी है या कुछ और लिखना है तो उसे हम कमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे होंगे। कमेंट्स को जनरली हम अपने हैश के साथ स्टार्ट करते हैं। हैश को लिखकर हम अपने सिंगल कमेंट्स को लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स को यूज करके हम उसके अंदर अपने मल्टी लाइन कमेंट्स को लिख सकते हैं। एक बार देखते हैं कि कमेंट्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी स्क्रीन पर लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये जो लाइन है मुझे पता है कि ये मेरे कोड का एक नॉर्मल सा हिस्सा है जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसी लाइन को अगर कॉपी करके मैंने 2 बार लिखा, बस सेकंड लाइन के आगे अगर मैं हैश लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये कमेंट बन जाएगा। कमेंट्स को विजुअल स्टूडियो कोड ग्रीन कलर से जनरली हाईलाइट करता है और अब मुझे पता चल रहा है कि ये ऐसा हिस्सा है जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जिसे अगर सेव करके हम अपने कोड को रन करें तो आउटपुट में हमारे पास हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक बार प्रिंट होकर आएगा। हम चाहते तो कमेंट्स के अंदर कुछ भी नॉर्मल इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जैसे हाई आई एम अ कॉमेंट। अब हम चाहते तो अपने प्रोग्राम के अंदर एक मल्टी लाइन कॉमेंट भी लिख सकते थे, जैसे हम लिख सकते हैं मल्टी लाइन कॉमेंट इस तरीके से 3 लाइंस के अंदर या 2 लाइंस के अंदर। एंड इसे अगर हम कमेंट आउट करेंगे तो एक तो तरीका है कि हम 2 हैश को यूज करें एंड दूसरा तरीका है कि हम ट्रिपल कोट्स को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ मल्टी लाइन कमेंट जो हमारे कोड के एग्जीक्यूशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा और दोबारा से हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होकर आएगा। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लाइंस को कमेंट करने का एक शॉर्टकट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास काफी सारे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है एंड अगर इनमें से इन 3 लाइंस को मुझे कमेंट आउट करना है तो आई कैन जस्ट प्रेस कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश या विंडोज के अंदर कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश को जैसे हम प्रेस करते हैं हम मल्टीपल चीजों को एक साथ कमेंट आउट कर सकते हैं एंड इसी तरीके से हम मल्टीपल चीजों को एक साथ अनकॉमेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ कमेंट्स वर्क इन आवर कोड। अब नेक्स्ट पाइथन के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा सिंबल होता है जिसका काम होता है टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। यानी मैथ के अंदर हमने ये चीज बहुत बार देखी होगी a प्लस बी के अंदर जो हमारे a एंड b होते हैं इन्हें हम जनरली ऑपरेंड्स कहते हैं और हमारे पास ये जो प्लस है इसे हम अपना प्लस ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर का काम होता है कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, यानी किसी भी काम को परफॉर्म करना। जैसे यहाँ पर प्लस क्या करता है, प्लस का काम परफॉर्म करता है। वहीं पर हमारे पास माइनस भी होता है, माइनस एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम परफॉर्म करता है। मल्टीप्लाई क्या करता है, मल्टीप्लाई 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का काम परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हमने मैथ में भी कई बार देखा है और जिन वैल्यूज के ऊपर काम परफॉर्म होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो एक ऑपरेटर ऐसा सिंबल होता है जो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हमारे पास ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इनमें से कुछ ऑपरेटर्स हमने मैथ के अंदर ऑलरेडी बचपन में पढ़े होंगे और कुछ ऐसे हैं जो प्रोग्रामिंग के अंदर नए होते हैं जिन्हें हम प्रोग्रामिंग करते टाइम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जनरली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो उसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक नंबर हम क्रिएट कर लेते हैं a, जिसे हम वैल्यू असाइन कर देंगे 5, एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं b इज इक्वल टू 2। अब a एंड b के ऊपर हम अपने जो सबसे बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उन्हें परफॉर्म करेंगे। अब पाइथन के अंदर दो नंबर्स को प्लस करने के लिए हम लिख सकते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस b। इसका मतलब है a प्लस b को कैलकुलेट करके हम अपने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं, यानी हम अपने सम को प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट। तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी 5 + 2 इज इक्वल टू 7। हम चाहें तो इसे डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम a प्लस b का सम जो है उसे प्रिंट करवा के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद इन आर प्रिंट फंक्शन। जैसे हमारे पास प्लस होता है वैसे ही हमारे पास माइनस होता है, वैसे ही हमारे पास डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस करने के लिए हम लिख सकते हैं a माइनस b, मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख सकते हैं a एस्टरिस्क b। तो स्टार वाला सिंबल होता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। डिवाइड के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं एंड ये हो गया हमारे पास a डिवाइडेड बाई b। इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारे पास आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 7, यानी 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 5 - 2 इज इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं पाइथन के अंदर तो आंसर हमेशा एक फ्लोटिंग वैल्यू आता है। भले ही हमारा आंसर इंटीजर वैल्यू हो सकता था बट वो हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू की फॉर्म में आएगा। यानी अगर यहाँ पर a की वैल्यू 5 की जगह हमारे पास 4 होता तो 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आना चाहिए था 2, पर हमारे पास आंसर आएगा 2.0। इसे अगर री एग्जीक्यूट करें तो आंसर में हमारे पास वैल्यू आएगी 2.0 के इक्वल। अब ये तो हो गए नॉर्मल वो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हमने ऑलरेडी अपने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है। इनके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं अपना मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो हम जनरली मैथ के अंदर नहीं पढ़ते। ये हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। यानी अगर हमने लिख दिया a मॉड्यूलो, मॉड्यूलो को हम परसेंटेज साइन से डिनोट करते हैं। a मॉड्यूलो b का मतलब होता है कि अगर हम a और b को डिवाइड करें तो हम उन दोनों के बीच का रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं 5 और 2। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में आएगी वैल्यू इक्वल टू 1। तो यही 1 हमें हमारा मॉड्यूलो रिटर्न करके देता है। सेव करके अगर हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास आंसर में आएगी वैल्यू 1 के इक्वल। जैसे हमारे पास मॉड्यूलो होता है ऐसे एक और ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं अपना पावर ऑपरेटर। यानी अगर हम a डबल स्टार b को लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम a टू दी पावर b कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। a टू दी पावर b यहां पर होगा 5 टू दी पावर 2 विच इज इक्वल टू 25। तो हमारे आंसर में भी हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आएगी 25 के इक्वल। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं इन्हें हम अपने कंपैरिजन या फिर इन्हें रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम होता है दो वैल्यूज को कंपेयर करने का। इन्हें जनरली हमने मैथ के अंदर भी देखा होगा। अब मैथ के अंदर अगर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना है, जैसे अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या a b के इक्वल है तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल टू लिखते हैं, पर पाइथन के अंदर इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू लिखते हैं। मैथ के अंदर a नॉट इक्वल टू b हम इस तरीके से लिखते हैं, पर पाइथन के अंदर हम एक्सक्लेमेशन इक्वल टू को नॉट इक्वल टू की तरह लिखते हैं। इनफैक्ट जब भी जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर हमें एक्सक्लेमेशन दिखे तो वो जनरली होता है कि हम नॉट कहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसी भी चीज को नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी कुछ नई वैल्यूज हम ले लेते हैं एंड अब बात करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले हम अपनी एक वैल्यू ले सकते हैं a इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू 20। अगर हमें चेक करना है क्या a b के इक्वल है तो उसके लिए हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं इज a इक्वल टू b। अच्छा, जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को लिख रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन कहने की कोशिश कर रहा है क्या वो वैल्यू ट्रू है या फिर वो वैल्यू फॉल्स है। यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा आउटपुट में हमें या तो ट्रू रिटर्न करके देंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करके देंगे विच इज अ बूलियन वैल्यू। ये एक्सप्रेशन कह रहा है a b के इक्वल है, यानी 50-20 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी फॉल्स। इसे सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर में आएगा फॉल्स। उसी तरीके से अगर हम यहां पर लिख दें a नॉट इक्वल टू b तो उसका आंसर हमारे पास आएगा इक्वल टू ट्रू। यानी 50 नॉट इक्वल टू 20 ट्रू है या फॉल्स है, उसका आंसर हमारे पास हमेशा ट्रू आएगा। सेव कर लेते हैं एंड हमारे पास आंसर में आएगा वैल्यू इक्वल टू ट्रू। इनफैक्ट ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसे एक बार हम कर देते हैं कॉमेंट आउट।
जैसे हमारे पास इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू होते हैं, वैसे ही हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो उस केस में हमें पता है 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 तो है ही, तो इस केस में हमारे पास प्रिंट होकर आएगा ट्रू। या इनफैक्ट अगर हम प्रिंट करना चाहें क्या a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, इस केस में भी हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आएगी ट्रू। से एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास वैल्यू प्रिंट होकर आई है ट्रू एंड ट्रू। जैसे हमने ग्रेटर देन किया है वैसे ही हम लेस देन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b एंड a लेस देन b, इस केस में हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स, एंड इस केस में भी हमारे पास आंसर आएगा फॉल्स। इसे सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लास्ट में हमारे पास प्रिंट होंगे 2 फॉल्स। अब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इन्हें हमें आज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक नज़र इस पर डाल सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारा एक टॉपिक होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे जब हम पढ़ेंगे तो हम इन्हें अपने आप बहुत बार यूज़ कर लेंगे और हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसे हम पढ़ने वाले हैं ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एंड एक असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी हम लिखते हैं a इज इक्वल टू समथिंग, यानी a इज इक्वल टू 50 अगर हमने लिख दिया, तो ये जो इक्वल टू है इसी को हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज आर इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है किसी वैल्यू को असाइन करना। तो जब हम a इक्वल टू 50 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी ये जो 50 वैल्यू है इसे हम इस वेरिएबल a के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, पर इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है नम को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 के साथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है उसी के अंदर हम 10 को ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी नंबर प्लस 10। नंबर प्लस 10 क्या होगा, 10 प्लस 10 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20। तो हमारा ये जो नम वेरिएबल है अब इसकी वैल्यू के अंदर हमारे पास 20 आ जाएगा, एंड इस 20 को हम चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी इसे सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 20 के इक्वल। यहाँ पर हम इनफैक्ट लिख सकते हैं नम की वैल्यू को सेव एंड दिस नम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20। ये ऊपर वाली वैल्यूज को कर देते हैं कमेंट आउट। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है नम इज इक्वल टू नम प्लस 10, इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है नम प्लस इक्वल टू 10। यानी हमारे पास पाइथन के अंदर एक स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर है जो उसी नंबर के अंदर किसी भी नई वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। इस स्टेटमेंट एंड इस स्टेटमेंट दोनों का ही सेम मतलब है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को यहां से हटा दें तो भी हमारे पास आउटपुट में 20 ही रिटर्न होके आएगा इस तरीके से। तो हमारे पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर होता है जो उसी नंबर में किसी नई वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। जैसे हमारे पास प्लस इक्वल टू होता है वैसे ही हमारे पास माइनस इक्वल टू भी होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा नम की वैल्यू हमारे पास रिटर्न होकर आएगी 0 के इक्वल, यानी 10 माइनस 10। एग्जीक्यूट करेंगे, आंसर में आएगा 0। ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है। मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या करेगा, 10 को 10 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देगा, या अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें तो 10 को वो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर में हमारे पास 50 आएगा। सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट किया, आंसर में आ गया 50। एंड इसी तरीके से हमारे पास डिवाइड इक्वल टू होता है। 10 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे आंसर में आएगा 2, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 2। इसी तरीके से हम मॉड्यूलो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हमारा रिमाइंडर 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में हमारे पास आएगी 0 वैल्यू, तो आंसर में नम विल बी इक्वल टू 0। एंड ऐसे ही हमारे पास पावर ऑपरेटर होता है। पावर क्या करेगा, 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 हमारे पास हो जाएगा 1 लाख के इक्वल, तो आंसर में वही वैल्यू हमारे पास आने वाली है। सेव, रिफ्रेश, तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख। तो इस तरीके से हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अब जैसे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसे हम डिस्कस करेंगे ये है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स बूलियन वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर, नॉट, एंड और। तीनों ही बहुत सिंपल होते हैं एंड इनफैक्ट इनके मतलब भी काफी सिंपल है। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉट ऑपरेटर के साथ। अगर हम किसी भी बूलियन वैल्यू को लें तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर हमें उसका ऑपोजिट रिटर्न करता है। अगर हमने कहीं भी पाइथन के अंदर लिख दिया ट्रू, तो उसके आगे अगर हम नॉट ऑपरेटर को लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आएगी फॉल्स के इक्वल, एंड वाइस वर्सा। जैसे इस पार्ट को हम कर देते हैं कॉमेंट आउट, एंड अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें नॉट ऑफ फॉल्स तो हमारे पास ट्रू रिटर्न होकर आएगा, और हम प्रिंट करवाना चाहें नॉट ऑफ ट्रू
तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आएगा। इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या है, नॉट ऑफ फॉल्स है ट्रू, एंड नॉट ऑफ ट्रू क्या है, नॉट ऑफ ट्रू है फॉल्स, यानी जो भी हमने बूलियन वैल्यू लिखी थी उसका ऑपोजिट। इनफैक्ट हम यहाँ कोई एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है 50 के इक्वल एंड बी की वैल्यू हो गई है 30 के इक्वल। तो अगर मैं लिखना चाहूँ ए ग्रेटर देन बी तो वो वैल्यू क्या होगी, 50 ग्रेटर देन 30, यानी ट्रू वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर हम लिखें ए ग्रेटर देन बी एंड इसे एक पेरेंथेसिस के अंदर ऐड कर लेते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी हमारे पास ट्रू होगा एंड इसी का नॉट हमारे पास आएगा फॉल्स के इक्वल। इसे री एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हमारे पास ट्रू वैल्यू थी, नेक्स्ट में हमारे पास फॉल्स वैल्यू आई, यानी ये जो एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसी का ऑपोजिट आंसर हमें नॉट रिटर्न करके देता है। जैसे हमारे पास नॉट होता है वैसे ही हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर होता है जिसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं। एंड ऑपरेटर दो वैल्यूज के ऊपर काम करता है, यानी लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, वैल्यू 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड वैल्यू 2 इज इक्वल टू ट्रू। तो हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना एंड ऑपरेटर का आंसर, जिसमें हम लिखेंगे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो जो हमारा नॉट ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंट के ऊपर काम करता है, जबकि एंड और ऑपरेटर हमारे दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 कहने का मतलब है बेसिकली कि हम वैल्यू 1 और हिंदी वाला और वैल्यू 2 को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर ट्रू आंसर सिर्फ तभी देता है जब दोनों वैल्यू सच होती हैं। एंड ऑपरेटर कहता है कि मैं सच तभी बोलूंगा जब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों सच होंगी। तो इसको सेव कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास इसे आंसर ऑपरेटर की जगह एंड ऑपरेटर का आंसर हमारे पास क्या आया, ट्रू के इक्वल आया, यानी अभी वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 दोनों ट्रू हैं। बट यहीं पर अगर हमारे पास फॉल्स होता तो उस केस में आंसर रिटर्न होकर आता फॉल्स के इक्वल। तो जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं इसका आंसर ट्रू तभी आता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू कहती हैं। जैसे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है वैसे ही हमारे पास और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर का हिंदी में मतलब होता है या, यानी एक वैल्यू या फिर दूसरी वैल्यू, दोनों में से कोई भी अगर सच हो जाए तो मैं सच बोल दूंगा। तो यहां पर और ऑपरेटर लिख देते हैं, दिस इज आर और ऑपरेटर एंड दिस इज आर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर दे रहा है हमें फॉल्स एंड और ऑपरेटर दे रहा है हमें ट्रू। और ऑपरेटर अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न करता है, पर दोनों वैल्यू अगर फॉल्स हो गई तो फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी यहां पर भी अगर हमने लिख दिया फॉल्स तो फिर हमारे पास रिटर्न होकर आएगी वैल्यू फॉल्स के इक्वल। तो इस तरीके से हमारे एंड और एंड नॉट तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। हम चाहें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को डायरेक्टली एक्सप्रेशंस के ऊपर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन में a इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू 30 के लिए हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्या a b के इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। एंड दूसरे एक्सप्रेशन में हम चेक कर सकते हैं क्या a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b सच दे देगा। तो इस केस में हमारा जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। आई होप हम यहां समझ पा रहे हैं कि a इक्वल टू b हमें फॉल्स दे देगा क्योंकि 50-30 के इक्वल नहीं होता, पर 50-30 से बड़ा होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें ट्रू दे देगा। तो फॉल्स और ट्रू दोनों का आंसर फाइनली ट्रू आता है, क्योंकि दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो और हमें ट्रू रिटर्न कर देता है। एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर में हमारे पास वैल्यू आएगी ट्रू के इक्वल। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को कंबाइन करके थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर को तो कंबाइन किया ही, पर उसके साथ में हमने इक्वल टू विच इज आर कंपैरिजन ऑपरेटर उसे भी यूज किया है। तो ये हमारे मेजॉरिटी 4 ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाइथन के अंदर यही 4 ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम यूज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। टाइप कन्वर्जन होता है जब हम एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर अभी मेरे वेरिएबल का टाइप हो सकता है इंटीजर हो, पर अगर मुझे इस इंटीजर को फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम टाइप कन्वर्जन को यूज करते हैं। हमारे पास 2 तरीके के कन्वर्जन होते हैं पाइथन के अंदर। एक कन्वर्जन को हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन एंड एक कन्वर्जन को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। टाइप कन्वर्जन पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देता है, यानी हमें उसे अलग से बोलना नहीं पड़ता कि इस टाइप को इस टाइप में कन्वर्ट कर दो। पाइथन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली हमारे लिए टाइप कन्वर्जन कर देगी। और कास्टिंग क्या होती है, कास्टिंग होती है जबरदस्ती, यानी मैन्युअली जिस टाइप को हम कन्वर्ट करते हैं।
तो कास्टिंग जब भी हो रही होती है तो उसमें हमें मैन्युअली एज अ प्रोग्रामर बताना पड़ता है पाइथन को कि हम इस टाइप 1 के वेरिएबल को टाइप 2 के वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। हम दोनों को ही अभी पढ़ने वाले हैं, तो अभी इस नाम से कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन को, विच इज ऑटोमेटिक कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आ जाते हैं टाइप कन्वर्जन के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है 2 एंड एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास 4.25। अब अगर मुझे दोनों का सम प्रिंट करना है तो यहां हम एक वेरिएबल बना सकते हैं सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मुझे पता है इनमें से एक जो वेरिएबल है a, इसका टाइप है इंटीजर इंट एंड b का टाइप है फ्लोट। पर पाइथन क्या करेगी, जब हम किसी इंट वैल्यू को फ्लोट वैल्यू से ऐड कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, कोई भी अगर एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाइथन ऑटोमेटिकली इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगी। क्योंकि फ्लोट क्या है, इंटीजर से सुपीरियर है, फ्लोट के अंदर ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, फ्लोट के अंदर डेसिमल वैल्यूज होती हैं, पॉइंट समथिंग क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को दिखाता है। एक तो हमारे पास है 2, एक है हमारे पास 2.153, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज अ मोर सुपीरियर वैल्यू। तो फ्लोट को हम जनरली कहते हैं फ्लोट इज सुपीरियर एज कंपेयर टू इंट। तो यहां पर पाइथन क्या करेगा, इंट को सुपीरियर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो उसका मतलब होगा कि यहां कैलकुलेट हो रहा है 2.0 प्लस 4.25, यानी इसका आंसर होने वाला है 6.25 के इक्वल। तो जब हम इस सम को प्रिंट करेंगे, पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे लिए टाइप कन्वर्जन को कर चुका होगा, विच इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर में आएगा 6.25, कोई एरर नहीं आया। पर यहीं पर इसी एक्सप्रेशन में ये जो a है, इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग को स्टोर करा लेते। अब हमें पता है 2, वैसे तो इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ही है 2, बट ये क्या है, इसे पाइथन किसकी तरह इंटरप्रेट करेगा, ये जो टाइप है दिस इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी यहां पर इफ आई ट्राई टू प्रिंट टाइप of variable a, this is going to be of type string, और string को floating value के अंदर add करना अलाउड नहीं होता। तो जब हम a प्लस b ये चीज लिख रहे होंगे तो इसके अंदर हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, पाइथन हमें एरर दे देगा, यानी इस चीज में एरर दे के कहने की कोशिश कर रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। यानी कह रहे स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, फ्लोट में हम स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाइथन कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो पाइथन ने इस केस में हमारे लिए टाइप कन्वर्जन को नहीं किया, बट हम चाहते तो इस स्ट्रिंग को जबरदस्ती एक इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, एंड उसी मैनुअल कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग कह देते हैं। अब टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, टाइप कास्टिंग करने के लिए हम कुछ फंक्शंस को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। जैसे अगर हमें किसी भी वैल्यू को इंट के अंदर टाइप कास्ट करना है तो हम लिखेंगे इंट पेरेंथेसिस एंड फिर अपनी वैल्यू को उसके अंदर पास कर देंगे, यानी उसके अंदर लिख देंगे। तो ये जो भी वैल्यू है ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से किसी भी वैल्यू को अगर हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी वैल्यू को फ्लोट लिखकर हम उसके अंदर पास कर देंगे, तो आउटपुट आंसर जो भी आएगा वो हमारे पास एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी। तो यहां पर स्ट्रिंग को टाइपकास्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं इंट, एंड ये जो 2 होगा ये फिर इंटीजर वैल्यू के अंदर टाइपकास्ट हो जाएगा। इसे सेव कर लेते हैं, एंड अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। यानी अब अगर हम सबसे पहले तो एक चीज प्रिंट करवाते हैं विच विल बी टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए को प्रिंट करवाएंगे तो इस बार हमारे पास इंट प्रिंट होकर आएगा। सेव कर लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंट एंड 6.25। यहीं पर हम चाहते तो हम फ्लोट भी कर सकते थे, तो ये क्या हो जाता, फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता। दोबारा रन करेंगे तो इस बार क्लास उसकी हो गई है फ्लोट के इक्वल, एंड 6.25 हमारे पास सेम आंसर आ गया है। तो जब भी इस तरीके की वैल्यू होती है तो उसे हम टाइप कास्ट करके एक सही वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और उसे टाइप कास्ट करके फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि श्रद्धा या कोई भी अगर कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग होती है वो फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। टाइप कास्टिंग तभी वर्क करती है जब दूसरे टाइप के अंदर ऐसा डेटा हो जो हमारे नए टाइप के अंदर फिट इन हो पाए। जब यहाँ पर कोई वैलिड नंबर होगा तभी टाइप कास्टिंग वर्क करेगी, दूसरे केसेस के अंदर टाइप कास्टिंग वर्क नहीं करेगी। तो हम फ्रीक्वेंटली टाइप कास्टिंग को भी यूज करते हैं पाइथन के अंदर टू कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू सेकेंड डेटा टाइप। हम चाहें तो स्ट्रिंग के अंदर भी टाइप कास्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई वैल्यू है a इज इक्वल टू, या एक नंबर ले लेते हैं 3.14, अब इसे अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू स्ट्रिंग str ऑफ a।
एंड अब हम प्रिंट करवा सकते हैं टाइप ऑफ ए से, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं और अब हमारे पास ए का टाइप हो जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल, यानी अब ये नंबर नहीं है, अब ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट स्ट्रिंग आ गई है जिसका हमने टाइप प्रिंट करवाया है। तो अभी तक हम पाइथन के अंदर सीख चुके हैं कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, हम आउटपुट कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज जिसे हम कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास इनपुट इन पाइथन, यानी हम किस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेने का बेसिक मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, उसकी वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा, यानी रन कर रहा होगा, और उस हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो उस इनपुट को किस तरीके से लिया जाए, पाइथन के अंदर इनपुट लेने के लिए हम अपनी इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, विच इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड यूजिंग द कीबोर्ड फ्रॉम द यूजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनपुट लेने के लिए हम लिख सकते हैं इनपुट, एंड इनपुट को हम कुछ इसी तरीके से लिखते हैं जैसे हम अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं, और इनपुट के अंदर हम कुछ प्रिंट भी करवा सकते हैं साथ के साथ। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एंटर योर नेम, एंड इस तरीके से कोलन, इसे सेव कर लेते हैं। एंड जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट होकर आएगा यही सेम स्टेटमेंट, यानी हमारे पास प्रिंट होकर आएगा एंटर योर नेम, बट उसके बाद हमारा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा, यानी एंड नहीं हो जाएगा, मतलब अभी भी हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, और हम चाहें तो कोई एक नई वैल्यू है जो यहां पर लिख सकते हैं अपने टर्मिनल विंडो के ऊपर। मैं यहां पर अपना नेम लिखने वाली हूं, श्रद्धा खापरा फॉर एग्जाम्पल। मैंने ये नाम यहां पर लिखा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी वैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म होगा। प्रोग्राम कैसे खत्म हुआ, कैसे पता चला, जब मेरे पास दोबारा से मेरे फोल्डर का नाम प्रिंट होकर आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये मैंने एज एन इनपुट पास की अपने प्रोग्राम को। अब हम चाहते तो इस वैल्यू को, यानी ये जो वैल्यू मैंने पास की है लिखकर टर्मिनल के ऊपर, इसे किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकते थे। जैसे हम एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं एंड बाद में हम इसी नेम की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई राइट यू, या यहां पर लिख सकते हैं वेलकम, एंड फिर हमारा नाम, इसे कर लेते हैं सेव एंड री एग्जीक्यूट। रीरन करने के बाद अब हमें क्या करना है, कह रहा है एंटर योर नेम, तो यहां पर मैं एंटर करने वाली हूं श्रद्धा। जैसे ही मैं एंटर करूंगी मेरे पास प्रिंट होकर आया है वेलकम श्रद्धा। ये कैसे प्रिंट होकर आया, इनपुट से मैंने कोई भी वैल्यू है जैसे इनपुट दे दिया है तो पाइथन क्या करेगी, उसे इस वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करा देगी। उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे वेलकम नेम तो फिर हमारा नेम हमारे पास प्रिंट होकर आएगा। हम चाहें तो कोई नंबर भी पास कर सकते हैं, हम चाहें तो कोई और वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे यहां हम लिख सकते हैं एंटर योर एज, कुछ इस तरीके से, एंड इसे कर लेते हैं सेव एंड या यहां पर यू एंटर्ड, सेव एंड री एग्जीक्यूट। यहां हम एज एंटर कर सकते हैं, लेट्स सपोज आई राइट 45, एंटर किया तो हमारे पास आया यू एंटर्ड 45। तो वही सेम वैल्यू हमारे पास रिवर्ट बैक होके एको होकर हमारे पास वापस आ जाएगी। अब एक स्पेशल चीज, जब भी हम पाइथन के अंदर इनपुट स्टेटमेंट को यूज करते हैं हमेशा हमारा जो रिजल्ट होता है इनपुट स्टेटमेंट का वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है। यानी यहां पर लेट्स सपोज एंटर सम वैल्यू, हम किसी वैल्यू को एंटर करवाना चाह रहे हैं एंड फिर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू का हम टाइप प्रिंट करेंगे। तो यहां पर आई एम गोइंग टू प्रिंट टाइप ऑफ वैल्यू एंड फिर हम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश, या इनफैक्ट लेट्स रीरन। तो हम शुरुआत में एक वैल्यू प्रिंट करते हैं, लेट्स सपोज हमने अपना कॉलेज लिखा तो इसने एंटर करा दिया, प्रिंट करवा दिया। ये अपना कॉलेज क्या है, एक स्ट्रिंग है और उसी स्ट्रिंग को इसने प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम हम उसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू एंटर सम इंटीजर वैल्यू। मैंने एंटर किया 25, बट 25 भी वैल्यू क्या है, इसका भी टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर कोई डेसिमल वैल्यू 99.99 अगर एंटर करें तो भी इसका टाइप हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा, क्योंकि जब भी इनपुट किसी भी वैल्यू को एंटर करवाता है तो चाहे ही वो कोई नंबर हो, उसे नंबर लेने की बजाय इनपुट क्या करता है, उसे एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इंटीजर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम फ्लोटिंग वैल्यू की बात करें तो फ्लोटिंग वैल्यू कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। तो सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं, अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं, किसी फ्लोटिंग वैल्यू या किसी और वैल्यू को इनपुट लेना चाहते हैं, तो उनके अप्रोप्रिएट डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग को यूज करना पड़ता है। यानी जो भी वैल्यू इस इनपुट से हमारे पास आ रही है, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू होगी, तो इनपुट को हम सराउंड कर देंगे अपने इस
इंटीजर से। यानी जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख सकते हैं इंट ऑफ 5, वैसे ही अब इसकी जगह सिंपली हमें क्या लिखना है, पूरा लिखना है इनपुट एंड एंटर सम वैल्यू। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी अब हम उसे एक इंटीजर वैल्यू के अंदर टाइप कास्ट कर देंगे। इस बार अगर सेव करके अपने कोड को रन करें तो हम वैल्यू एंटर कर सकते हैं 25। तो इस बार 25 का टाइप हमारे पास इंटीजर आ गया। जिस तरीके से हमने इंट किया वैसे ही हम फ्लोट कर सकते हैं। सेव किया एंड री रन करते हैं तो इस बार अगर हम 25 एंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फ्लोट एंड प्रिंट होकर आएगा 25.0। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर हम किसी भी वैल्यू को इनपुट की तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट्स सपोज हम अपना नाम, एज एंड अपने मार्क्स को इनपुट लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम। तो इसके अंदर हम नॉर्मली इनपुट ले सकते हैं अपना नेम, एंटर नेम इस तरीके से। उसके बाद हम अपनी एज को एंटर करा सकते हैं, इनपुट एंटर एज। फिर हम अपने मार्क्स को एंटर करा सकते हैं, इनपुट एंटर मार्क्स। एंड फिर हम प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स सपोज वी राइट वेलकम एंड फिर हमारा नाम, नॉट श्रद्धा, आर नेम वेरिएबल। उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं आर एज इक्वल टू एंड देन हम प्रिंट कर सकते हैं अपने मार्क्स को। इसे कर लेते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट। हम नेम में एंटर कर सकते हैं अपना नेम, एज में एंटर कर सकते हैं अपनी एज, मार्क्स के अंदर एंटर कर सकते हैं अपने मार्क्स। तो अभी तो हमारे पास ये जो 24 है, 94.4 है, ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, बट इन्हीं को इनपुट के टाइम पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू इंटीजर एंड मार्क्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू फ्लोटिंग वैल्यू। सेव किया, री एग्जीक्यूट किया, एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। बट इस तरीके से हम जनरली अपने प्रॉपर प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं जिसमें हम शुरुआत में किसी वैल्यू को हो सकता है इनपुट कर रहे हो, फिर उस वैल्यू के ऊपर हम हो सकता है कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, और फिर फाइनली हम किसी आउटपुट को प्रिंट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जितने भी बेसिक्स ऑफ पाइथन थे, यानी जो इंट्रोडक्शन होता है पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का, जिसमें हमारा इनपुट आउटपुट आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाते हैं, डेटा टाइप्स आ जाते हैं, बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं, वो सारी चीजें हमने अपने चैप्टर 1 के अंदर कवर कर ली है। एंड अब फाइनली हम बढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। अब दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोशिश करनी है क्वेश्चन को हम देख लें, उसको हम समझ लें। मेरे साथ आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमेशा लेक्चर को पॉज करना है और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, गुड इनफ, फिर आके हम अपना सोल्यूशन के साथ टैली कर सकते हैं अपने आंसर को। और अगर सॉल्व नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, हमें कोशिश करते रहना खुद से सवालों को सॉल्व करने की, एंड फिर आकर हम अपने एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। यानी सबसे पहले तो हम 2 नंबर्स को इनपुट करेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट से हम इनपुट करने वाले हैं पहले तो अपना फर्स्ट नंबर एंड उसके बाद अपना सेकंड नंबर, एंड फिर फाइनली हमें उनके सम को प्रिंट करना है। यानी जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने सेकंड नंबर को। ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन से इस तरीके से अलग है कि इस बार हमें अपने नंबर्स को इनपुट करना है रादर देन डिफाइनिंग 2 वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें इनपुट कराना पड़ेगा अपने फर्स्ट नंबर को। तो यहां लिख देते हैं एंटर फर्स्ट, या इनफैक्ट इससे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट, और हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट नाम से जिसके अंदर हमारी वैल्यू आकर स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से हम लिख देते हैं सेकंड, तो हम यहाँ पर सेकंड को एंटर करा लेंगे। और इनपुट लेते टाइम ये वैल्यूज क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी, तो इन्हें हमें इंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स कन्वर्ट इट टू इंट, एंड इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे टू सम इंटीजर वैल्यू। इनका सम प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। इसे कर लेते हैं सेव एंड रन। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट को एंटर करना है। फर्स्ट में हम एंटर कर लेते हैं नंबर 20, सेकंड में हम एंटर कर देते हैं नंबर 50, एंड आंसर हमारे पास हो जाएगा सम इज इक्वल टू 70। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम हो गया जिसे हमने बिल्ड कर दिया है। जनरली हम इन्हें फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे हो सकता है बड़े वेरिएबल नाम आप ना देना चाहें तो हम इन्हें ए एंड बी भी बोल सकते हैं, एक्स एंड वाई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड प्रिंट इट्स एरिया। यानी अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो इसकी साइड है इसे हम इनपुट लेंगे, एंड स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड के इक्वल।
इस एरिया को फिर हमें प्रिंट करवाना है। हम चाहें तो साइड को इंटीजर की तरह भी ले सकते हैं, हम चाहें तो साइड को फ्लोटिंग वैल्यू की तरह भी ले सकते हैं। लेट्स टेक इट एज अ फ्लोटिंग वैल्यू। अपने कोड को लिखने के लिए हम यहां पर अपने वेरिएबल को कह सकते हैं साइड एंड एंटर स्क्वायर साइड। हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, टाइपकास्ट कर देते हैं टू फ्लोट। एंड फिर हमें अगर एरिया को प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कर सकते हैं एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड विच इज साइड स्क्वायर। सेव कर देते हैं एंड लेट्स रन इट। सबसे पहले हमें एंटर करनी है अपनी साइड। तो लेट्स सपोज हमारे स्क्वायर की साइड है 4 के इक्वल, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 प्रिंट होकर आएगा। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हम चाहते तो यहाँ पे डबल एस्टरिस्क यानी साइड टू दी पावर 2 भी कर सकते थे, तो वो भी हमें सेम आउटपुट रिटर्न करके देता। एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्वायर की साइड इस बार अगर 10 हो जाएगी तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 100 के इक्वल। तो हमारे पास आ गया है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। यानी हमें 2 फ्लोट नंबर्स लेने हैं। एक हमारे पास फ्लोटिंग नंबर ए हो सकता है, एक हमारे पास नंबर बी हो सकता है। दोनों का एवरेज क्या होगा? किसी भी 2 नंबर्स का एवरेज होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल। तो हमें इस वैल्यू को, इस एवरेज वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो इसे प्रिंट करवाने के लिए यहां पर लिख देते हैं एंटर फर्स्ट। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा, लेट्स कॉल इट ए। एंड इसे हमने ऑलरेडी टाइपकास्ट कर दिया है टू फ्लोटिंग वैल्यू। एंड सेकेंड नंबर हमारे पास आ जाएगा, लेट्स कॉल इट बी। और फिर हमारे पास जो एवरेज होगा दोनों नंबर्स का, दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास एवरेज हो जाएगा। इसे रन करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट नंबर एज 16.5 एंड लेट्स टेक द सेकेंड नंबर एज 3.5। 16.5 प्लस 3.5 दोनों का समेशन हमारे पास 20 के इक्वल होगा। 20 डिवाइडेड बाई 2 10 हो जाएगा। तो दोनों नंबर्स का एवरेज हमारे पास होगा 10 के इक्वल। जैसे हम एवरेज को प्रिंट करवाएंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 10.0। तो इस तरीके से हमने अपने कोड को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम जिसे हम लिखेंगे, ये कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 इंटीजर नंबर्स a एंड b। प्रिंट ट्रू इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b। यानी अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है तो उस केस में हमारे पास ट्रू प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उस केस में हमारे पास फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटीजर नंबर्स को हम इनपुट करा सकते हैं और हमारा ये जो एक्सप्रेशन है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे अपनी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर ये एक्सप्रेशन सच होगा तो हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा, एक्सप्रेशन सच नहीं होगा तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी 2 नंबर्स को इनपुट ले लेते हैं एंड इन्हें टाइपकास्ट कर देते हैं टू इंटीजर वैल्यूज। और अपने एक्सप्रेशन के अंदर हमें सिंपली प्रिंट करवाना है a ग्रेटर देन इक्वल टू b को। सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर है लेट्स सपोज 15, सेकंड नंबर है हमारे पास 2। अब हमें पता है 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होता ही है, तो उस केस में हमारे पास ट्रू आ गया। पर वहीं पर अगर हम ऑपोजिट ले लेते, यानी फर्स्ट नंबर को हम 2 ले लेते, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 15, उस केस में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होकर आ गया। तो इस तरीके से हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है। एंड आई होप कि पाइथन के अंदर जो हमारा लेक्चर 1 था उसने हमें काफी सारी चीजें सिखाई होंगी अबाउट द बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो यहीं पर हमारा चैप्टर 1 फिनिश अप होता है। चैप्टर के जो स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, उन्हें जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर के अंदर पाइथन के बारे में हम काफी कुछ चीजें सीखे होंगे एंड डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं अबाउट पाइथन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।